हेलो एवरीवन, सीजीएल 2024 टीयर 1 का रिजल्ट आया है। बच्चे बोल रहे हैं कि उसके स्कैम हुआ है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि शायद स्कैम हुआ है, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है। तो इसको हाईलाइट करते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसपे ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। जो चीज़ें बहुत दिनों से चल रही हैं, बच्चे इसको, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं, उसको नोटिस करते हैं, लेकिन आपस में ही बोलकर रह जाते हैं। बड़े प्लेयर्स इस पे ध्यान नहीं आकर्षित कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। तो ये वीडियो केवल उन तक ही नहीं पहुंचनी चाहिए, ये हो सके तो एसएससी तक भी पहुंचे तो बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो में मैं किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ वैलिड क्वेश्चंस को उठाने वाला हूं और हो सके तो एसएससी इनमें से कुछ क्वेश्चंस का ध्यान रखते हुए कुछ रिफॉर्म्स अपने अंदर लाए। तो जो अभी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है, जो बहुत ही अच्छी चल रही है, जो नए चेयरमैन साहब आए थे उनके बाद से चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। एसएससी ने अपना काम बहुत फास्ट और एफिशिएंट तरीके से करने की शुरुआत की है, लेकिन कुछ कमी रह गई है। उन कमियों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, आपका ध्यान इसमें आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक एनोमली है सीजीएल का जो रिजल्ट आया है। अगर आप ईयर वाइज देखोगे कि कितनी वैकेंसीज होती हैं अप्रॉक्स, और उसके हिसाब से अनरिजर्व का कट ऑफ क्या चलता है, तो ये ट्रेंड है जो कि 2024 में बहुत अजीब है। इसका कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वैकेंसीज बढ़ने के बावजूद ये जो कट ऑफ है ये बढ़ कैसी गई, जबकि इसको घटना चाहिए था। अलग अलग थ्योरीज है। इसमें से मेरी एक थ्योरी ये है कि मतलब जो आप कट ऑफ देखोगे, दूसरी कैटेगरीज का कट ऑफ देखोगे, यानी ओबीसी का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखोगे, तो अनरिजर्व से बहुत बड़ा गैप है उनके बीच में, बहुत बड़ा जंप है सारे कैटेगरीज वाले में। ठीक है, ये जनरली देखने के लिए नहीं मिल रहा था लास्ट 1-2 सालों से। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि शायद हो सकता है कि ओबीसी की वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज एज अ टोटल परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होंगी इस बार। ठीक है, और इसमें कोई स्कैम नहीं होता है। रोस्टर सिस्टम जो लोग समझते हैं कि रोस्टर किस तरह से काम करता है आपके रिजर्वेशन का, उनको ये चीजें पता होंगी कि सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस है, ऐसा कोई जानबूझ के किया हुआ कोई स्कैम एज सच नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं एसएससी से पहला सवाल पूछता हूं कि भैया, ट्रांसपेरेंसी कोई चीज होती है जो कि आप बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो, बट एक काम आप क्यों नहीं कर सकते हो कि जब आपको वैकेंसीज आती है, आप जब अपने नोटिफिकेशन में पब्लिश करते हो कि आपके पास 17,700 के लगभग में वैकेंसीज हैं, तो उसी समय आप क्यों नहीं एक टेंटेटिव वैकेंसी का चार्ट दे देते हो, जिसमें हमें डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का पता रहे। अभी ऐसा तो है नहीं कि चुनाव का वर्ष चल रहा है कि आपको ज्यादा वैकेंसीज दिखा करके किसी को कोई बेनिफिट होगा, ऐसा तो कोई चीज नहीं है। तो आप क्यों ना कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को आप पहले ही बताते हो? ये इतना आपको लेट क्यों लग जाता है टेंटेटिव वैकेंसीज बताने में? चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी डे 1 को ही डिक्लेयर करना चाहिए। अगर आपके पास, आपको पता है 17,700, यानी हर डिपार्टमेंट से आपको वैकेंसीज मिली होंगी, वो टेंटेटिव होंगी, बाद में आप उसको रिवाइज कर सकते हो, फाइनल वैकेंसीज में चेंज बिल्कुल ला सकते हो, वो तो हर बार होता है। लेकिन भाई, अगर टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा तो किस कैंडिडेट का कितना सिलेक्शन हुआ है ऐसे नहीं समझ में आ पाता है अगर आप कैटेगरी वाइज डेटा नहीं देते हो। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कृपया करके आप जल्दी से जल्दी पब्लिश किया करो। जैसे ही आपने नोटिफिकेशन निकाला उसके साथ ही निकाल दो ना, जैसे बैंकिंग वगैरह में होता है। आपके यहाँ भी पहले ऐसी चीजें चला करती थी, फिर ऐसा क्या हो गया बीच में? तो इसको बाद में ऐसे लाने का मतलब नहीं बनता। बहुत सारा इसीलिए अलग अलग थ्योरीज फ्लोट करते रहती है, जिससे ओवरऑल एक जो बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड एजेंसी है उसके ऊपर दाग लगता है, उसके ऊपर फालतू के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी जो यूपी में हुआ है एमटीएस वाले एग्जाम में, उसका मैं जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ। वो क्या हुआ है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उसका, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनकी मिली भगत ना हो और इतनी बड़ी चीजें वहां पे हो जाएं। ठीक है, तो मैं उसका जिक्र इस वीडियो में कर भी नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी अगर आप बढ़ा सकते हो तो प्लीज बढ़ाओ, और कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी का चार्ट जल्दी रिलीज किया करो। ठीक है, इतना वेट मत करवाओ। दूसरी बात, भैया, टीयर 2 में कितने वैकेंसी के कितने नंबर ऑफ टाइम्स एस्पिरेंट्स आपको लेने होते हैं, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया क्यों नहीं है मेरे भाई? कभी आप 20 गुना बुलाते हो, कभी 15 गुना बुलाते हो, कभी 10 गुना, कभी 9 गुना, कभी 12 गुना। ये वेगनेस क्यों है? व्हाई इज दिस वेगनेस? मतलब सीधा सीधा अपने वैकेंसी के जो आप नोटिफिकेशन लाते हो उसमें मेंशन कर दो ना, कि बच्चा उस हिसाब से उसको पता रहे कि रूल रेगुलेशन क्या है, क्या क्राइटेरिया है। अब टिपिकल जो ब्यूरोक्रेट बाबू लोग होंगे वहां पर आकर के कोई अपना फालतू सा रीजन दे देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई, इतने बड़े बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करके गए हो, इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम क्रैक किए हो, तो अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज समझते क्यों नहीं हो? इसको आप क्यों नहीं मेंशन कर सकते हो? इसको अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करो ना। ये देखो, आपके नोटिफिकेशन से मैं उठा करके लाऊं, इसमें ऐसी वेग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है कि हाँ इतने, इसके बाद इतने लोगों को क्वालिफाई करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, कैटेगरी वाइज करेंगे। अरे कितने रेशियो में करोगे? अगर 10 वैकेंसी है तो कितने लोगों को बुलाओगे? अगर आप 100 लोग को बुलाओगे, 200 लोग को बुलाओगे, क्या है कोई रेशियो? कुछ तो स्पेसिफाई करो कि
भैया इतने टाइम्स हम बुलाते हैं, आपका कोई फिक्स क्राइटेरिया है ही नहीं। कभी मन आता है आपका 9.5 गुना लोग को बुला लेते हो, कभी मन आता है 10 गुना, कभी 12 गुना, कभी कुछ कभी कुछ। तो यार अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करना कौन सी बड़ी बात हो जाती है, तो आप मेंशन क्यों नहीं कर देते हो कि हाँ इतने नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। सीधा सीधा मेंशन करो और बात खत्म करो, ताकि बच्चे को समझ तो हो कि हाँ टीयर 1 के बाद इतने नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे, टीयर 2 के बाद ये चीजें चलेंगी। ये सारी चीजें क्यों नहीं कर पा रहे हो आप, ऐसी क्या कमी रह गई। अगला बात ये है भाई, अगर अभी आपने रिजल्ट दिया, बहुत सारे लोग स्कैम की बातें कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि उनको अपना मार्क्स भी सही से नहीं पता है। नॉर्मलाइजेशन एक तो बहुत ही अजीब गरीब फॉर्मूला से आप लोग करते हो, चलो वो करते हो, मैं मान के चलता हूँ कि चलो फॉर्मूला बहुत ही एक्यूरेट होगा, बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने उस फॉर्मूले को बनाया होगा और उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन भाई अगर आपने रिजल्ट पब्लिश किया है तो मार्क्स आपके पास होगा, तभी तो आपने रिजल्ट को पब्लिश किया ना। आपको पता होगा हर बंदे का मार्क्स क्या है, तो जब आपको पता है तो क्यों नहीं उसको भी बता देते हो? स्टूडेंट्स को अभी के अभी क्यों नहीं बता देते हो? ये जानने में इतना देर लगाना बीच में, मतलब ये फॉर्मेलिटीज करने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा आप उसको स्कोर कार्ड डिस्प्ले करो, उसका क्या दिक्कत है? अभी वो बंदा अपना स्कोर कार्ड देखेगा, कट ऑफ 153 है, उसने देखेगा कि हाँ चलो मेरा 152 नंबर है, 151 है, 150 है, जो भी है, 2 नंबर 3 नंबर से छूटा, उसको कुछ तो पता रहेगा, उसके अंदर कुछ तो होप्स होंगी। कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं एजुकेटर्स को, टीचर्स को, आप लोगों को दिखाना शुरू कर दूंगा तो बुरा लग जाएगा आपको। तो ये चीजें मत करो ना। आप एजेंसी के ऊपर इस तरह से दाग आ रहे हैं, इतनी अच्छी आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, तो ये चीज क्यों नहीं कर लेते हो? इतना लेट क्यों करते हो? मतलब मार्क्स तुरंत रिलीज करने में क्या समस्या है? जब रिजल्ट आ रहा है यानी आपको मार्क्स पता है, तो तुरंत रिलीज करो ना, बच्चे को बताओ, उसको इन्फॉर्म करो, जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। इतना जानने का हक तो हर एक स्टूडेंट का होता है ना, ये तुरंत क्यों नहीं बताए? तो ये तो अल्टीमेटली आप स्कोर कार्ड रिलीज करते ही हो, ये मुझे पता है, सबको पता है कि फाइनल रिजल्ट के बाद सबको स्कोर कार्ड मिलता है, लेकिन अभी बताने में क्या समस्या है? क्यों नहीं बताया जा सकता? तो फाइनल आंसर की ये सब कुछ आपके पास होगा तभी तो आपने किया होगा, तो इसमें लेट करने की क्या आवश्यकता है? ये लेट करने का कोई सेंस ही नहीं बनाता है। अगली बात, ये सबसे बड़ा मतलब इस मुद्दे पे बात 2022 में ये सारा पैटर्न चेंज हुआ था, तभी इसके ऊपर हो हल्ला क्यों नहीं हुआ ये मुझको समझ में बिल्कुल नहीं आता है। अभी एसएससी में पैटर्न क्या चल रहा है, आप सब लोग जो लोग टीयर 1 क्वालिफाई किए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब लेकिन टीयर 2 जब मार्क्स आ जाएंगे, टीयर 2 के मार्क्स के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके कितने नंबर आए, नॉर्मलाइज होके कितना बड़ा आपका रैंक क्या है, बिना रैंक जाने, बिना मार्क्स जाने आप सबको अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। इस चीज की वजह से भी बहुत सारे सीट वेस्ट होता है हर साल। आपको पता ही नहीं है भाई, मुझे पता ही नहीं कि मेरी रैंक 4000 बन रही है कि मेरी रैंक 2000 बन रही है। उस हिसाब से बंदे अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं, क्योंकि उनको अपना, बहुत लोगों को लोकेशन का भी इशू रहता है। तो कोई बंदा, आप देख रहे हो टॉप रैंक के बंदे जो है टैक्स असिस्टेंट में जाकर के फंस रहे हैं। तो यार अगली बार अगर जो लोग टैक्स असिस्टेंट में फंस गए, जिनकी अच्छी औकात है अच्छे नंबर लाने का, वो अगली बार फिर से एग्जाम देते हैं। झूठ मूठ का सीट वेस्टेज का प्रॉब्लम होता है ना। तो आप, ये क्या समस्या, मतलब ये रूल बनाने का सेंस क्या बनता है कि सभी लोगों से पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे? अरे भाई आप मार्क्स और रैंक रिलीज कर दो पहले ही, जब टीयर 2 होता है उसके बाद आप नॉर्मलाइज मार्क्स वगैरह निकाल करके पहले वो रिलीज कर दो, एक पब्लिश कर दो चार्ट में कि आपके कितने नंबर है, कितना रैंक है, पब्लिकली डेटा दे दो सब सारे स्टूडेंट्स को। उसके हिसाब से लोग अपने पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे ना कि मुझे अपनी लोकेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, किस पोस्ट में मिल रही है। इससे सीट का वेस्टेज भी कम होगा। और ये करने में समस्या क्या है, मुझको समझ में नहीं आता कि ये रूल बनाने का सेंस क्या बना था। अब अगेन, जो आप चाहो तो आप इसमें बहाने दे सकते हो, रीजन दे सकते हो कि हाँ ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, लेकिन मैं इसके फायदे बता रहा हूँ ना कि इससे सीट वेस्टेज बहुत अच्छा कम होगा। सॉरी, मैं थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है, बट आप समझ रहे हो सेंस क्या है चीजों का, ठीक है। वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं क्रिएट करते भाई? मतलब चलो सीजीएल में अलग अलग लेवल्स का पोस्ट होता है, ये मैं समझता हूँ। सीएचएसएल में तो सारे एक लेवल का पोस्ट है, बेचारे एमटीएस में तो एक लेवल का पोस्ट है। इतने सीट्स वेस्ट जाती है, आपको जरा भी बुरा नहीं लगता क्या? ओवरऑल गवर्नमेंट सिस्टम में मान लो एक बॉडी है, ठीक है, मान लो सीबीआईसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 1000 बंदों की जरूरत है किसी एक एग्जाम से, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो 100 बंदों की जरूरत है, 100 में से 50 लोग ज्वाइन नहीं करते, 40 लोग ज्वाइन नहीं करते, यानी उनका जो ये 50-40 का ये गवर्नमेंट को कितना बड़ा लॉस होता है कि हर साल उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम लोग ही ज्वाइन करते हैं। क्योंकि जो बंदा एमटीएस में, सीएचएसएल में और सीजीएल में तीनों में सेलेक्टेड है, ऑब्वियस सी बात है कि वो सीजीएल का जॉब प्रीफर करेगा, वो सीएचएसएल एमटीएस की जॉब नहीं करेगा। वहां डबल जगहों पे सीट बर्बाद हो रही है। तो वेटिंग लिस्ट अगर आप सीजीएल में नहीं ला सकते, कम से कम सीएचएसएल में, एमटीएस में लाने का कुछ तो सोचो। एमटीएस में तो लाओ यार। मतलब आपको ये समझ में आता है कि नहीं आता है कि एमटीएस का जो जॉब है वो कौन बंदा एस्पायर करता है एमटीएस के जॉब के लिए? एमटीएस के जॉब के लिए जो एकदम क्लास के हिसाब से माना जाए ना, तो जो सबसे एकदम सोसाइटी के नीचे में है, जो बहुत मुश्किल से उसका गुजर बसर हो रहा है, उसको लगता है कि भाई एक एमटीएस की भी जॉब लग जाए ना तो बस किसी तरह से मेरा लाइफ सेट है, मैं
2-4 रुपए कमा लूंगा, खा लूंगा, कुछ चीजें अपनी गुजारा कर लूंगा। जो एलिटिस्ट लोग होते हैं वो सारे सीजीएल के बड़े बड़े जॉब्स का सपना देखते हैं, वो एमटीएस का जो बहुत सारे लोग एग्जाम्स भी नहीं देते। तो एटलीस्ट एमटीएस का जो सीट है उसका वेस्टेज मिनिमाइज करने की कोशिश करो यार, ये गलत चीज है। वेटिंग लिस्ट का कुछ तो सोचो, कुछ तो जुगाड़ लगाओ। देखो यहाँ पे आके ये चीजें बताना कि अरे ये रूल को अमेंड करना होगा, ऐसा करना, अरे तो करो ना भाई, गवर्नमेंट में क्यों हो, पावर में क्यों हो, जब आप एक्सक्यूजेस ही बना सकते हो। वेटिंग लिस्ट लाने में समस्या क्या हो रही है आपको। एक पॉइंट और रेज करूंगा भाई, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले जो बच्चे उनके साथ ये सॉफ्ट डिस्क्रिमिनेशन करने का क्या पॉइंट है। 130 क्वेश्चंस का वेटेज आपने बनाया है टीयर 2 के एग्जाम में, बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश का वेटेज इतना हाई रखने की क्या जरूरत है। एसएससी का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो अंग्रेजी में बहुत ज्यादा उसको जरूरत होती है, और अंग्रेजी ऐसे किस लेवल की अंग्रेजी है। अगर मान लो कोई एक डिपार्टमेंट है भी, मान लो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है ना कि वो जो नए बंदे आते हैं उनको लैंग्वेज की बेसिक ट्रेनिंग दे सकता है। क्या कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, अगर कोई बंदा है मान लो वो तेलुगु बोलता है या बांग्ला मीडियम से उसने पढ़ाई की है, बांग्ला मीडियम बैकग्राउंड से उसने पढ़ाई की है, वो उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी ऑब्वियसली, उसके अगेंस्ट में आपको सॉफ्ट डिस्क्रिमिनेशन करने की क्या जरूरत है, अंग्रेजी का वेटेज बढ़ाने की क्या जरूरत है। एक इक्वल वेटेज पे सारे सब्जेक्ट्स थे तो बच्चे फिर भी तैयारी कर लेते थे। आपने जैसे इंग्लिश का बैकग्राउंड बढ़ाया है, आप इनडायरेक्ट वे में समाज के कुछ तबकों को बाहर कर रहे हो, ये आपको भी पता है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी डिटेल्स में मैं जाऊंगा तो एक लंबा वीडियो बन जाएगा। लेकिन भैया आप सब लोग भाई इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हो, कौन से एग्जाम को क्रैक करके आए हो, इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है, ये सारी चीजें आपको पता है कि इंडिया में अंग्रेजी कौन वर्ग बोलता है और अंग्रेजी नहीं बोलने वाला वर्ग कौन सा वर्ग है, उसको क्या जरूरत है रिप्रेजेंटेशन की, उसको क्या जरूरत है पावर की, उसको क्या जरूरत है गवर्नमेंट में आने की। ये सारी चीजें आप लोग भली भांति जानते हो, फिर भी ये 45 क्वेश्चन डालने का तुक क्या है, क्या सेंस बनता है इसका। ठीक है, मतलब क्या रीजन क्या है इसका, मतलब क्या जरूरत पड़ गई। आप इक्वल तो रख सकते हो ना, सभी को इक्वल रखो या कुछ तो मतलब लाओ ना, अदरवाइज तो फिर एक बांग्ला मीडियम का बच्चा है उसके लिए इतना आसान नहीं होता ना। अगर कोई इंग्लिश में, मैं खुद इंग्लिश मीडियम, ऐसा नहीं, मुझे ये मत समझ लेना भाई कि इसको खुद से प्रॉब्लम हो रही है इसलिए ये बोल रहा हूं, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से आता हूँ। लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बांग्ला मीडियम के बच्चे हैं, जिन्होंने जो कोई गुजराती मीडियम का बच्चा है, उसने पढ़ाई की है, किसी तरह से उसने एजुकेशन पाई थी, फिर उसको लगा कि चलो भाई अब किस तरह से गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। गुजरात में तो ये इशू ज्यादा नहीं है, बट बंगाल में तो है, नॉर्थ ईस्ट में तो है। तो वहां के लोगों के साथ मतलब ये सब चीज करने की जरूरत क्या थी, मतलब इंग्लिश का वेटेज बढ़ाने का क्या मतलब था। तो नहीं बढ़ाओ, एटलीस्ट बराबर पे रखने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सॉफ्ट डिस्क्रिमिनेशन मेरे हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये ना करो तो बेहतर होगा। देखो फाइनल रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी, अगर किसी को बुरा लगा सबसे पहले तो माफी। देखो अगर एक ऑफिसर हो या एक पावर पे बैठे हुए आप, तो ये आसान होता है कि भाई कोई भी एक ये फालतू से कोई यूट्यूबर आकर के वीडियो बना रहा है, हमको क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, इसको इग्नोर कर देना, या कोई टीचर भी कोई बड़ा यूट्यूबर अगर या एजुकेटर देख रहा है, ये सारे इश्यूज को इग्नोर कर देना बहुत आसान होता है कि है ये सब फालतू बातें कर रहा है, चलो आगे के एग्जाम से फोकस करवाते हैं। बट देखो यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के डेट में एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम सबको पता होता है ज्यादातर लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एग्जाम से खुश नहीं है। मैं झारखंड से आता हूँ, यहाँ का रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का हालत बहुत ही रद्दी है, वाहियात है, घटिया है। यहाँ के लोगों का एकमात्र होप होता है कि किसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि चीजें अभी भी रिलेटिवली काफी ट्रांसपेरेंट चल रही है, अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो हम लोग आपसे काफी बेटर एक्सपेक्ट करते हैं, इससे बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। जो चीजें अभी चल रही है एसएससी में, इससे चीजें बेटर हो सकती हैं, बहुत बेटर हो सकती हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इग्नोर कर दो या चाहो तो कुछ एक्शंस ले सकते हो। पूरे वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे, हो सकता है सारे पॉइंट्स डुएबल ना हो, सारी काम करना पॉसिबल ना हो, सारी चीजों को ठीक करना पॉसिबल नहीं हो, बट कुछ चीजों को तो ठीक किया जा सकता है। भाई इंग्लिश के वेटेज को तो कम किया जा सकता है। वेटिंग लिस्ट मैं समझ रहा हूँ बहुत मुश्किल काम होता है, प्रैक्टिकल लेवल पे मुझे मालूम है, लेकिन कुछ तो कर सकते हो। इसके लिए रिजल्ट टाइम पे पब्लिश करो, उसके पहले आप हो सके तो उनका मार्कशीट वगैरह रिलीज करो, ये सारी चीजें तो आप कर ही सकते हो ना। देखो आप लोग ऑफिसर्स हो, ऑफिसर्स आर सपोज टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर्स। ये नहीं कि हर प्रॉब्लम में आप एक्सक्यूजेस लाकर दे रहे हो कि यार ये मेमोरेंडम, ये का सब क्लॉज, ये का इसके वजह से ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, ये रूल है, ये रेगुलेशन है, ये सारी चीजें चाहो तो ये भी कर सकते हो। इसी को हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो कि चीजों को आगे नहीं बढ़ने देती। या फिर अगर आप चाहो तो उस स्टीरियोटाइप से ऊपर उठ करके कुछ एक्शंस ले सकते हो, कुछ रिफॉर्म्स ला सकते हो, ये आपके ऊपर है। हम लोग पावरलेस हैं आपके सामने, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये वीडियो सिर्फ रिक्वेस्ट वाला था। और स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि भाई आपको जो भी बुरे थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको ओवरकम करो। लाइफ किसी एक एग्जाम से बड़ा है, आपको इस साइकिल में कंटिन्यू करना है, करो। नहीं करना तो कोई और चीजें भी कर सकते हो। आज देश काफी आगे बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, या गवर्नमेंट जॉब्स में भी दूसरे जॉब्स हैं। एसएससी में भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो करो।
और अच्छे से एग्जाम को दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स अभी नहीं लाने मन में, बहुत अजीब अजीब तरह के कमेंट्स में इधर उधर देख रहा हूँ दूसरे चैनल्स पे भी, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रहो, ठीक है। कुछ दिन की बात है, सक्सेस हो या फेलियर हो कुछ भी परमानेंट नहीं होता, लाइफ जो है एवर चेंजिंग चीज़ है। तो इसलिए अपने आप को धैर्य बनाए रखो और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में अभी इंडल्ज मत करो, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर सकते हो, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और अपने थॉट्स कमेंट में कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना, खासकर अगर किसी गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हो या फॉर में भी बोल रहे हो, सपोर्ट में भी बोल रहे हो, तो एक सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ताकि आपकी बातों को सुना जाए। अगर गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे तो इग्नोर कर दिया जाएगा सड़क छाप भाषा के नाम पे, ठीक है। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।